अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं चलूंगा स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब बड़े दर्द दिल के साथ पाकिस्तानी हालात पे नजर रखते हैं और खबरों पे तबसरा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। माशाल्लाह आपकी आज बड़ी गरजदार आवाज है। लगता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों पे आप गुस्से में हैं आज। गुस्से में देखे ना नसीर साहब, हम पाकिस्तानी है ना, आप भी पाकिस्तानी, हम रहते तो बाहर हैं लेकिन मुल्क तो हमारा है ना। हम उधर पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारा मुल्क, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, हमारा मुल्क है वो। तो उसके बारे में हम फिक्रमंद हैं कि हम यूरोप में रह के देखते हैं, जब यूरोप इतना तरक्की कर गया, चाइना इतना तरक्की कर गया, बाकी डेवलप्ड मुल्क तरक्की कर गए, हम क्यों पीछे हैं? अफगानिस्तान जो है, आज आपको पता है कि बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि अफगानिस्तान इज मोर बेटर देन पाकिस्तान। जी आप हैरान होंगे, वो कहते वहां अमन भी है, वहां लोगों को सब चीजें भी मिल रही है, कोई कत्ल गारत नहीं हो रही, और उनके पास पैसा भी नहीं है, सारा पैसा बाहर जो था उनका लोगों ने जब्त कर लिया है, किसी मुल्क ने उसको तस्लीम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अच्छा चल रहा है। तो नसीर साहब, ये तकलीफ तो है ना हमें। हाँ जी, तो क्योंकि क्यों ना ये तकलीफ हो जब हमारा एम्बेसडर एक अदालत के सजा याफ्ता मुजरम से मियां नवाज शरीफ से जाके उसके घर मिलता है। यूके का एम्बेसडर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है, तो हैरानगी की बात होती है। और एक हमारा वजीर आजम जो रहा है, तो आलमी शोहरत याफ्ता इमरान खान, उसको मिलने की भी इजाज़त नहीं। तो हालात तो इस तरह पैदा होते होंगे और बेचैनी तो ज़रूर पैदा होगी। क्या बताइएगा इन दो बातों पे भी। देखिए, आप ये देखें नसीर साहब, जिन्होंने खरबों रुपए खाए हैं जी पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी जायदादें बनाई पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी जायदादें बनाई लंदन में और दुबई में। ये दो बड़े मुल्क है जहां पे पाकिस्तान का सारा पैसा ट्रांसफर हुआ। वो तो अमीर हो गए, लेकिन पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान कराल कर रहा है, रींग रहा है हर लिहाज से। ऐसा बंदा जो खरबों रुपए खा के, बेईमानी करके, झूठ मार के इस मुल्क से भाग गया, और उसको आपने रेड पासपोर्ट दिया हुआ है। जी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने रेड पासपोर्ट एक क्रिमिनल को दिया हुआ है। तो मुबारक नसीर साहब, हमें तो तकलीफ है ना। क्रिमिनल्स तो जेलों में होते हैं, फांसी लगते हैं, जी उनको रेड पासपोर्ट, दुनिया में कहीं जाए कोई चेकिंग नहीं हो रही, खरबों रुपए उनके नाम के ऊपर अदालतों में मुकदमे हैं, और उसको इंटरपोल के जरिए भी वापस बुलाया गया, वो नहीं आया। आपका एम्बेसडर वहां जाता है, उसको सलूट मारता है। जी बड़े बड़े सियासतदान यहाँ से लेके वहां जाते हैं, पैसा इधर से जाता है, उधर ट्रांसफर होता है, जी और उधर मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के बारे में डिसीजन कर रहा है एक क्रिमिनल, जी एक क्राइम जिसने किए हुए हैं। उसके मुकाबले में, जैसे आपने फरमाया, इमरान जिसने कहा कि मैं 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेके मैं 3.5 साल वजीर आजम रहा, 1 रुपया पाकिस्तान का नहीं खाया, दाल, वो कहता था कि एक हफ्ते में एक दफा में गोश्त खाते थे हम लोग, दाल और सब्जियां खाते थे। वो शख्स जिसने मुल्क के बारे में ये सोचा, उसको जेल में आपने घसीटा है, किसके थ्रू? इनके थ्रू। इन्होंने साजिश करके एक ऐसे जज को पैसे दिए करोड़ों रुपए, जो जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, और उसको जेल घसेट दिया, 3 साल पाबंदी, 5 साल ये फ्रॉड डींग, उसको जेल। और फौरन अमल हो गया, फौरन अमल हो गया, घंटों के अंदर अमल हो गया। जबकि ये क्रिमिनल्स कई सालों से छुपे हुए हैं, और इंटरपोल भी इनको पकड़ने के लिए गई, ये काबू नहीं आए। तो ये सामने तो जो 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 नाइंसाफी हो रही है उस मुल्क के अंदर, गरीबों के साथ जुल्म, और जो जो चोर चक्के हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं नसीर साहब, ये बड़ी पते की बात है कि तमाम डिप्लोमेट्स, पासपोर्ट जो होते हैं वो डिप्लोमेट्स को दिए जाते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं एम्बेसियों में, या फिर बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग जैसे मिनिस्टर्स हैं उनको दिए जाते हैं। और वो दिए क्यों जाते हैं? जब वो विजिट करते हैं किसी मुल्क में, तो जी कुछ पीरियड के लिए वो एक पासपोर्ट इशू होता है, परमानेंट नहीं होता। एक मिनिस्टर जाता है किसी मुल्क में, उसको 3 महीने के लिए डिप्लोमेट पासपोर्ट दिया जाता है। सदर वजीर आजम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो उनको रेड पासपोर्ट दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जी 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम। ये तो जनाब सारी जिंदगी के लिए रेड पासपोर्ट लेके ये इसका भाई जो है, और ये और जरदारी और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं पाकिस्तान के, रेड पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, इधर से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, दुबई से लंदन, अमेरिका, बरतानिया। पासपोर्ट किसका? पाकिस्तान का। क्रिमिनल किसके हैं? पाकिस्तान के। पैसा किसका खाया हुआ है? पाकिस्तान का। तो इसीलिए हमने ये एक एक प्रोग्राम भी किया था कि पाकिस्तान फेल हुआ है, अच्छा फेल स्टेट है ये, जिसमें आपका जस्टिस सिस्टम फेल हो गया, जी आपकी इकॉनमी फेल होगी, आपके सारे अदारे फेल हो गए, आपका कोई
काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है एक मुल्क की, वो फेल हुई है, ठीक जबकि हमारे हमसाया मुल्क जो है जितने भी हैं 5-6, वो हमसे 1000 दर्जा बेहतर चल रहे हैं। ठीक तो ये तो इसीलिए तो हम फिक्रमंद है ना, आप भी और मैं भी और सारे तमाम मुद्दे वतन लोग जो बैठे हैं, उनको फिक्र है, उनको परेशानी है। ठीक है। अब ये बताइएगा कि हर बंदा फिक्रमंद है, एक तो महंगाई है, अभी उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जो सियासी हालात हैं, सदर साहब ने खुद को हमला कर दिया अपने आप पर, या पार्लियामेंट पे, या निगरानों को परेशान कर दिया है, अदालतों को परेशान कर दिया, क्या देखते हैं इस वाकया का? देखें नसीर साहब, मुझे बहुत कुछ पता है ये कैसे इनके केस चलते हैं। आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्लर्क नहीं है, ना वो चपरासी है, ना वो सेक्रेटरी है, ना कोई एक आप कहें कि एक स्टाफ अफसर है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी पोस्ट पाकिस्तान में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, वो हर काम तो खुद नहीं कर सकता, उसके नीचे कितना स्टाफ है, 2-3 तो उसके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, ब्रिगेडियर होता है, एक एयरफोर्स का होता है, एक नेवी का होता है, कर्नल लेवल के, और वो तो किसी को हुक्म देगा ना ये केस वापस करो। इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है। ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और उसके 14 पार्टी के जो क्रिमिनल्स हुकूमत करते रहे 16 महीने, ये प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया कि ये केस बगैर मेरे सिग्नेचर के इसको वापस कर दो, मैंने इसके ऊपर कोई साइन नहीं करना और ना इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स देना चाहता हूँ। तो कैसे प्लान किया गया कि वो खत या वो पार्लियामेंट की कोई सुजेशन या जिसको आप कहते हैं बिल, वो दबा दिया गया। दबाया किधर गया? पहले ये बयान दिया गया कि हमारे पास आ गया था, लेकिन उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन है। आप देखें यहां से कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके बयानात में, जो नीचे बैठे हुए हैं। वो आ गया बगैर, उसके ऊपर सिग्नेचर थे, वहां केस चला, किसके सिग्नेचर थे? जाली साइन हो गए, सब लोगों ने बोला, हमने भी बोला। अच्छा, इसके बाद कहते नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक प्रिजम्पशन की कि जी वो 10 दिन हो गए, प्रेसिडेंट ने साइन किया था, हम इसको कानून बना देते हैं। जबकि बड़े बड़े वकील ये कहते हैं प्रेसिडेंट साहब जब पहली दफा केस वापस करता है, वो फिर चला जाता है सेनेट में, सेनेट उसके ऊपर डिस्कस करता है, फिर वो उसको अप्रूव करता है, फिर प्रेसिडेंट के पास दोबारा जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको पास 10 दिन होते हैं। अगर उस वक्त वो 10 दिन के अंदर ना करे या साइन ही ना करे तो फिर एक कानून बन सकता है। ये कानून है पाकिस्तान का। लेकिन ये तो पहली दफा है। ये साजिश हुई है आपके, हाँ जी, आपके जो सेक्रेटरी होता है 22 ग्रेड का अफसर होता है, जिसको प्रेसिडेंट ने कहा सिविलियन को इसको वापस करो, वो दबा के बैठा रहा। किसके कहने पे दबा के बैठा रहा? अभी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्या मुस्लिम नून पीपल पार्टी क्रिमिनल ने उसको कहा था तुम ये गेम करो, या आपके वो अदारे जिनकी इंटरेस्ट में था कि ये बिल पास हो जाए, उन्होंने इसको कहा था तुम रोक के रखो? उसमें मिलिट्री ब्रिगेडियर, एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, ब्रिगेडियर भी होता है, 2-3 और भी होते हैं, सिविलियन भी होते हैं। क्या किसके इंटरेस्ट में ये सब कुछ गेम किया गया? और प्रेसिडेंट साहब पूछता रहा कि तुम लोगों ने वापस किया है? सब ने बोला वापस किया है। तो यहाँ से नसीर साहब एक बहुत बड़ी गैंग ने एक बहुत बड़ी गेम की है पाकिस्तान के खिलाफ। साजिश हुई है सदर का जो दफ्तर है उसके खिलाफ। अब ये बताइएगा, हमारे निगरान वजीर आजम हैं, ये इधर उधर जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। आज तो उन्होंने दहशत गर्दों को जहन्नमी कुत्ते कह दिया, और ये कह दिया असफल साफिलीन के बदतरीन मखलूक हैं ये। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा खिताब जी। बात यह नसीर साहब के हमने बड़े बड़े प्रेसिडेंट देखे, बड़े बड़े वजीर आजम भी देखे, उनकी तकरीरें भी हमने सुनी। ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, तो हमें भी बहुत साल हो गए। हम लोग इनकी शक्लें देखते रहे। अयूब साहब की तकरीर भी मैंने सुनी थी, मैं पढ़ता था गार्डन कॉलेज में, तो अयूब साहब ने तकरीर की थी, वो भी मुझे याद है अभी तक। ये जब आपका हक नहीं होता और आपको बड़ी बड़ी सीटें जब पाकिस्तान में मिली है, जिन लोगों को, उनके चेहरे हमने देखे हुए हैं, उनकी जुबानें भी देखी हैं, चेहरे भी देखे हैं, और अंदर जो उनके होता है वो भी हमें पता है। वो भी अल्लाह ताला ने हमें इतना तो इल्म दिया हुआ है कि हम वो भी समझ सकते हैं। रोज हमारे पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, हर बॉर्डर के ऊपर, हर चेक पोस्ट के ऊपर, हर मुल्क के उस एरिया में। आपके पास इतनी बड़ी फौज है, बाहर से कोई अटैक नहीं हो रहा, और फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। हर रोज 5-10, 15, 20, 5-10, कोई दिन खाली नहीं जा रहा। पुलिस वाले अलहदा मार रहे हैं, फौजी अलहदा मार रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की ये तकरीर, वो कुत्ते हैं, बिल्ले, सूर हैं, जो भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब बंदे मार रहे हैं, ट्रेंड फौजी मारे जा रहे हैं,
और उनको कोई बचा नहीं सका, तो मुंह से निकले हुए अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं होती। ये सब आप लोगों को, मुझे आपको दो मैं मिसालें देने वाला हूं। देखें, सबसे पहले अयूब साहब ने, एक शुएब साहब थे, शहाब थे उनके एक मिनिस्टर, उसको ये बोला था कि अगर मुझे 20 साल यहां मिल जाएं तो मैं मसला कश्मीर हल करा दूंगा, आप सिर्फ 20-20 साल की कहानी सुने। अच्छा, अयूब साहब के खिलाफ कुदरत की तरफ से हंगामे शुरू हो गए। इसके बाद भुट्टो आया, भुट्टो ने एयर मार्शल असर खान को बोला 1 to 1 कि तुम और मैं अगर दोनों मिल जाएं, क्योंकि असर खान सबसे ज्यादा मुखालिफ था भुट्टो का, तो उसने बोला तुम और मैं दोनों मिल जाएं तो 20 साल इस बेवकूफ कौम को, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, पाकिस्तानी कौम जो बेवकूफ है, इसको 20 साल बेवकूफ बनाएंगे और हुकूमत करेंगे। भुट्टो का क्या असर हुआ इसके बाद? वो क्या प्लानिंग बना रहा था? असर खान ने बोला खबरदार दोबारा नाम नहीं लेना ये कि मैं और तुम मिलके पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाएंगे, तू बना, मेरी कौम है, खबरदार ये नाम। असर खान तो बच गया ना। भुट्टो के साथ क्या हुआ वो भी अब देख लें। इसके बाद ये जो लोग आए हैं, ये जो 14 पार्टी के लोग थे और अभी जितने कानून बने, ये सब 20-20 साल के ख्वाब देख रहे थे। इनका भी असर नशर इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हम नसी साहब अल्लाह ताला को भूल जाते हैं कि कोई तीसरी ताकत भी हमें देख रही है। कोई तीसरी ताकत जो सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत होती है जो पूरी कायनात को कंट्रोल करती है। इनका भी असर आप देख लेंगे थोड़े अरसे के बाद। बहरहाल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि आपने मौजूदा वज़ीर आज़म जो निगरान है उनको भी बता दिया कि एक बड़ी ताकत है, अगर आपने तकरीरों के खिताब के मुताबिक काम नहीं किया तो फिर वो बड़ी ताकत हरकत में आती है। अच्छा बताइएगा, डॉलर बड़ा होते चला गया जी, की करेंगे ऐसी होते गरीब की करेगा? नसीर साहब, ये तो बहुत पुरानी बात हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है कि पाकिस्तान बहुत पहले डिफॉल्ट कर चुका था। ये उसकी मरहम पट्टी लगा रहे थे। ये वो होता है ना जिसको वो कहते हैं कपड़ा फट जाए तो वो जो ऊपर लगाते हैं उसके वो फाड़ फूड़ के उसको क्या कहते हैं, उसको एक हर्फ होता है, उसको क्या कहते हैं? जब पेबंद लगाया या टांका लगाया। हाँ, ये वो पेवन थे जो इधर से उधर से इधर से उधर से अपने वो मुंह, चूंकि इनका काला तो पहले ये क्रिमिनल थे सारे 14 पार्टियों के, तो उस पेबंद लगा लगा के इसको घसीट रहे थे 1 महीना और 1 महीना और 15 दिन और 10 दिन और घसीट घसूट के खुद तो निकल गए। पाकिस्तान बहुत पहले डिफॉल्ट कर चुका है। देखे ना, इतना बड़ा मुल्क, इतने रिसोर्सेस, इतनी आबादी, इतना पैसा इस मुल्क के अंदर, दुनिया ने कितनी हमारी मदद की, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या पैदा हो रहा है, सब हजम, जीरो इकॉनमी, जीरो पैसा। ये जितना 2-4 बिलियन है ये लोगों का उधार है। चाइना ने मदद की, अरबों ने मदद की, उसने मदद की, सऊदीया ने मदद की, तुर्की ने मदद की, अजरबैजान से जाके मांगने गए, उन्हें बोला मियाँ हम तो गरीब लोग हैं भाई, तुम्हारे पास खरबों के, तो तुम्हारे सियासतदानों ने पैसा छुपाया हुआ है। ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने बोला था इसको, ये जो मदारी है लाहौर का, कि तुम्हारे खरबों रुपए तुम लोगों ने छुपाए, वो दोनों पाकिस्तान गरीब मुल्क, उसको वापस करो, हमारे से क्यों मांगते हो, हम तो पहले गरीब लोग हैं। तो ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान के साथ। आज पाकिस्तान का जो डॉलर है, ये जो मदारी आपको, जिसने पाकिस्तान का एक स्पेशल जहाज भेजा, करोड़ों रुपए लगा के लंदन में, इसको रात को लेके आए, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अभी आसमान से सोना गिरने वाला है, तो हम जादू ये करेंगे, फौरन डॉलर को उधर ले जाएंगे, इधर कर देंगे। आज देख लें 320-25 रुपए डॉलर बिक रहा है, और ये खत्म होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ऊपर और भी जाएगा। पाकिस्तान आखिर एक दिन कंगाल हो जाएगा, डिफॉल्ट इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सब कुछ गद्दारों ने किया पाकिस्तान के साथ। वो गद्दार लोग जो इसको खाते रहे, इसको नोचते रहे, इसको नंगा करते रहे। आज पाकिस्तान जिस जगह पे है, उसकी असलियत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 2-4 मिनिस्ट्रियों पे है, बाकी हमको भी है, हम जो बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बहुत मुश्किल तरीन हालात और कराल कर रहा है, रींग रहा है, उसके अंदर सांस जो आ रही है वो मसनूई सांस है, उसकी असली सांस भी जो है वो उससे निकाल ली गई है। अच्छा, आखिर में 2 मिनट में, क्योंकि आप तज्जिया तबसरा अच्छा करते हैं, कल जो वो डोली फंस गई थी तो सराहा भी जा रहा है, तो तनकीद भी आ रही है कि ये कैसा एटमी मुल्क है कि जिसको एक डोली में से 6 बंदे रिकवर करने के लिए 12-15 घंटे लग गए। अगर दुश्मन का जहाज कहीं वहाँ आ जाता है तो वो बाज लोग अब तनकीद भी कर रहे हैं कि नहीं, इनकी प्लानिंग गलत थी। तो इस बारे में बताइएगा कि कैसा रहा है, हम सराहा जा रहा है या आप इसके ऊपर तनकीदी पहलू लेंगे, बताएंगे? दोनों पहलू। देखिए,
जहां तक उन्होंने कमांडोज ने पाकिस्तान की कमांडोज ने जिस तरह अगर उन्होंने प्लान गलत किया या उनको समझ नहीं आई कि इसको कैसे बच्चों को उठाना है, नीचे लेके आना है, हम उसकी तारीफ करेंगे। वो हमारे मुल्क के कमांडोज हैं, हमारी फौज है, जहाँ अच्छी बात है वो अच्छी है। बच्चे थे छोटे, उसके अंदर स्कूल के टीचर थे। पहली बात यह है कि आपका जो सिस्टम है ये फेल है, क्योंकि जो जो चीज पाकिस्तान में चल रही है वो उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। यूरोप में क्यों नसीर साहब, आपकी और हमारे मुल्कों में 1-1 साल की गाड़ियां जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसकी इंजन हर चीज महकमे चेक करते हैं, कहीं गाड़ी में डिफेक्ट ना हो, कहीं साल के अंदर या ये एक्सीडेंट ना कर दे। हमारे मुल्क में 1 साल की गारंटी देते हैं, स्टैंपल लगाते हैं, ये गाड़ी 1 साल और चलेगी। इस तरह की लिफ्टें लगी आगे पीछे, ये बाकी भी जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ड्राइवरों के पास लाइसेंस होते हैं, जाली होते हैं, चलाते हैं बड़ी बड़ी बसें, एक्सीडेंट होते हैं, 100 बंदा मारते हैं। ये सब कुछ मुल्क हमारे में हो रहा है। जहां तक रिकवरी का तल्लक है, जो कमांडर्स ने एक्शन लिया, बच्चे बचाए, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, मैंने भी कहा, मैं भी सोच रहा था कि इतना टाइम क्यों लगा है, जब पाकिस्तान के पास हर किस्म के रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास ट्रेंड लोग हैं, पाकिस्तान के पास हर चीज थी, इसको बहुत थोड़े पीरियड में भी वो निकाल सकते थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को सिर्फ आखिर में ये बता दूं कि ना सिर्फ यहाँ गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, बल्कि जो छोटी छोटी वर्कशॉप में है उसमें जो मशीनरी रखी जाती है, ड्रिल मशीन एक छोटी सी चीज़ है, उसको भी आके महकमा चेक करता है कि कहीं इसमें तार तो नहीं शॉर्ट। यहाँ इतना कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान में कंट्रोल क्यों नहीं है, इसलिए तो पीछे मैं आपको नसीर साहब एक मिनट मुझे दे सकते हैं। यहाँ मेरे दफ्तर के अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है जिसमें हम लोग सामान नीचे ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी 2-3 मंजिला वो दफ्तर है, तो उसका लिफ्ट पुरानी लगी हुई है, क्योंकि हमने जब लिया तो वो ये पुरानी लिफ्ट थी। तो जब इंस्पेक्शन करने वाले आए तो उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट बहुत पुरानी है, इसको चेंज कराओ। ये हमें, हालांकि वो बिल्कुल सही चल रही है, उन्होंने कहा नो, इसका अरसा गुजर गया है, इसको चेंज करो। ये होता है, ये मुल्क के लोग कौन कैसे कहते हैं कि जिंदा कौम है, जिनको जिंदा कौमें कहते हैं वो ये जिंदा कौम है। हमारे मुल्क में तराने गाने से ये जिंदा है, परिंदा है, फलान है, ढीग है, ये फलाने पुत्र जो है वो फलानी बिकते, ये सब घोसला है, ये सब फ्रॉड है, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक चीज बनाई गई है। प्रैक्टिकली अगर आपने कोई दुनिया के ममालिक जो तरक्की कर गए उनको देखो ये कैसे चले। बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे अब्दुल क्यूम साहब, सिर्फ खताब पे या अल्फाज पे नहीं जाना, अमल करके दिखाना, तो फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, मैं इंशाल्लाह इनसे और प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात दिगरगूं और बदल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो नसीर को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन और भी तबसरे होंगे वज़ीर आज़म की तकरीर पे, पाकिस्तानी सूरत हाल पे, देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका शुक्रिया जी। थैंक यू।